नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम लोग यहाँ पे भारत के पड़ोसी राज्य म्यांमार पे चर्चा करने के लिए आए हैं। म्यांमार में पिछले महीने में तारीख थी 1 फरवरी 2021। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इसी दिन भारत में बजट पेश किया गया और म्यांमार में भी ये महत्वपूर्ण तारीख थी क्योंकि इसी दिन वहाँ की नई संसद का पहला सत्र प्रारंभ होना था। तो 1 फरवरी 2021 को वहाँ पे जो सेना होती है वो वहाँ की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर देती है और जो वहाँ की सरकारी जो पार्टी जिसकी सरकार होती है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसकी नेता आंग सान सू की, उनको वहाँ पे हाउस अरेस्ट पे ले लिया जाता है। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे के कारण क्या थे, ये हम लोग आज इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ बता दूं कि सेना की कमान अब वहाँ पे जो 2011 से जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल मिन ऑन्ग लैंग, सेना और सरकार दोनों की कमान आज उनके पास है। उन्होंने 2011 से 2021 तक वो सेनाध्यक्ष रहे हैं और उन्हें 2016 में सेवानिवृत्त हो जाना था। लेकिन वहाँ पे जो एनएलडी की ही पुरानी सरकार थी आंग सान सू की के नेतृत्व वाली, उन्होंने ही उनका कार्यकाल वहाँ पे 5 वर्ष और बढ़ाना पड़ा या उन्होंने बढ़ाया। 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था जनरल मिन ऑन्ग लैंग का। अब आते हैं कि इस जो या वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है या तानाशाही की वापसी हुई है, इसके पीछे के कारण क्या हैं। तो देखिए, जो कारण वहाँ पे सेना ने दिया है वो उन्होंने कहा कि 2020 का जो वहाँ पे चुनाव हुआ है, आम चुनाव हुआ है, जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी थी, जो आंग सान सू की पार्टी थी, उसे ज़बरदस्त बहुमत प्राप्त हुआ। लगभग वहाँ पे जो 480 के करीब सीटों पे वहाँ पे जो मुकाबला होता है उसमें से 395 सीटें एनएलडी जीतती है, जबकि सेना की जो समर्थित पार्टी है यूएसडीपी, उसे मात्र वहाँ पे 33 सीटें मिलती हैं। तो सेना ने यहाँ पे दावा किया और कुछ वहाँ पे साक्ष्य भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसके में उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़े स्तर पे एक चुनाव में धांधली हुई है और वोटर लिस्ट में बहुत छेड़छाड़ की गई है सत्ताधारी पार्टी द्वारा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो वहाँ पे जो विदेशी विश्लेषक थे, जो चुनावी जो संस्थाएं थी या वॉचडॉग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आप कह सकते हैं, या जो देशी वहाँ पे संस्थाएं थी, सबने वहाँ पे ये एक मत था सबका कि वहाँ पे चुनाव निष्पक्ष चुनाव हुआ है। तो ये हो गया सेना के द्वारा दिया हुआ कारण। लेकिन जो विश्लेषक हैं वो क्या मानते हैं, तो देखिए, विश्लेषक जो वहाँ पे बता रहे हैं कारण, उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को वहाँ पे उसके पीछे के इतिहास को जानना होगा। यहाँ पे आप ये जानिए, लगभग 1960-62 के करीब से वहाँ पे सैन्य तानाशाही चली आ रही है। पहला चुनाव जो वहाँ पे माना जाता है वो 1990 में, लगभग 30 वर्ष की तानाशाही के बाद वहाँ पे 1990 में पहला चुनाव होता है, जहाँ पे आंग सान सू की पार्टी एनएलडी जो बिल्कुल नई बनी होती है, वहाँ पे अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करती है। लेकिन उस वक्त उस पार्टी को और आंग सान सू की को सत्ता हस्तांतरित नहीं करती है सेना, और सैन्य तानाशाही वहां पे बदस्तूर जारी रहती है। जो पहला निष्पक्ष चुनाव फिर उसके बाद माना जाता है वो 2015 का चुनाव है, जिसमें आंग सान सू की पार्टी को वापस से बहुमत प्राप्त होता है दोनों सदनों में, और वहाँ पे आंग सान सू की जो एनएलडी पार्टी है उसे सरकार बनाने का वहाँ पे बुलावा मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे एक आप बहुत बड़ी बात जानिए कि आंग सान सू की वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। क्यों? उन्हीं को टारगेट करते हुए वहाँ की जो सेना है, उन्होंने वहाँ पे संविधान में एक ऐसा संशोधन किया जिसमें लिखा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बन सकता जिसके बच्चे या विदेशी मूल के हैं या उसका पति या पत्नी वहाँ पे विदेशी मूल की हैं। तो यहाँ पे आंग सान सू की के पति ब्रिटिश मूल के थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है 1999 में, उनके बच्चे भी वहाँ पे ब्रिटिश मूल के ही नागरिक हैं, तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। तो वहाँ पे फिर एनएलडी ने उसका एक तोड़ निकाला, एक पद वहाँ पे बनाया गया स्टेट काउंसलर का। तो आंग सान सू की का जो वहाँ पे पद है वो स्टेट काउंसलर का है, और वहाँ जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है और सरकार का भी वही अध्यक्ष है, वो आंग सान सू की का ही कोई करीबी मित्र और उनका भरोसेमंद व्यक्ति होता है। तो सत्ता की जो बागडोर है वो आंग सान सू की के हाथ में ही रहती है। इससे भी वहाँ पे 2015 से ही सेना और जो सेना के जनरल हैं उनमें एक रोष रहता है कि उन्होंने वहाँ पे एक तोड़ निकाल के सत्ता अपने पास रख ली है।
उसके बाद जो बहुत बड़ा बदलाव आता दिख रहा होता है वो ये है कि 2020 के चुनाव के वक्त आंग सान सू की एक घोषणा करती हैं। वो ये कहती हैं कि वहाँ का जो सदन है, जो संसद है म्यांमार की, वहाँ के दोनों सदनों का चुनाव एक साथ होता है और दोनों सदनों में लगभग नहीं, एग्जैक्टली 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं, मतलब उन पे चुनाव नहीं होता है। बाकी 75% सीटों पे ही वहाँ पे चुनाव होता है। और ये इस चीज़ को बदलने की घोषणा 2020 के चुनाव में आंग सान सू की ने की थी। उन्होंने लगभग वहाँ पे 10 वर्ष का एक प्लान बताया था कि 2020 के चुनाव के बाद इस प्रतिशत को वो घटा के 25 से 15 पे ले आएंगी, 2025 के चुनाव के बाद 15 से 10 पे ले आएंगी और 2025 से 30 के चुनाव तक आते आते उस प्रतिशत को मात्र वो 5% पे कर देंगी, जिससे कि सेना का जो होल्ड है सरकार पे, लोकतंत्र पे, वो कम किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है सैन्य पलट या सैनिक तानाशाही के वापसी का या तख्ता पलट का दोस्तों। उसके साथ साथ विश्लेषकों का एक मत ये भी है कि सैनिक बदलाव का या तख्ता पलट का एक कारण ये भी हो सकता है कि वो वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं, जिन्हें 2021 में सेवानिवृत्त होना था, मिन ऑन्ग ह्लियांग, उनके खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो एक मत है कि रखाइन में जो वहाँ का राज्य है म्यांमार का, वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जो हुए सैन्य अत्याचार हैं और वहाँ पे एक ज़बरदस्त एक मानवीय आपदा हो गई थी ये सैनिक कार्रवाई की वजह से, म्यांमार सेना की सैनिक कार्रवाई की वजह से, उसका जिम्मेदार इन्हीं सेनाध्यक्ष को माना जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ज़बरदस्त दबाव है वहाँ पे म्यांमार की सरकार पे कि उन्हें वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके सामने पेश किया जाए एज अ क्रिमिनल, वहाँ पे वो पेश हों और उनको वहाँ सज़ा मिले। तो चूँकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी तक जो म्यांमार की सरकार ने उन्हें सेनाध्यक्ष होने की वजह से बचा के रखा था, तो शायद आंग सान सू की उनकी मदद ना करें जैसे ही वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने सरकार ही पलट दी और वो खुद वहाँ पे सेनाध्यक्ष जो थे वो सरकार के अध्यक्ष भी बन गए हैं। वो बात अलग है कि राष्ट्रपति वहाँ पे कोई ना कोई नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन सरकार की बागडोर, सेना की बागडोर अब जनरल मिन ऑन्ग ह्लियांग के पास ही है। तो ये जो है, यही दो प्रमुख कारण विश्लेषक मान रहे हैं इस सैन्य तानाशाही की वापसी का। तो ये तो हो गया वहां पे जो घटना हुई और उसके कारण की चर्चा। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानते हैं आंग सान सू की के बारे में। आंग सान सू की के जो पिता होते हैं जनरल आंग सान, वह उन्हीं के ये दो शब्द उनके नाम में पहले हैं, आंग सान सू की के नाम में। वो वहाँ पे एक नेशनल हीरो का उन्हें दर्जा प्राप्त है। 1945 में बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी की वो स्थापना करते हैं, जापान के विरुद्ध लड़ने के लिए, जापान से म्यांमार को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। इस दिन को, जिस दिन इस लड़ाई की शुरुआत होती है, आज भी वहाँ पे तत्माडॉ डे के रूप में मनाया जाता है, एक नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तत्माडॉ जो है वो वहाँ पे सेना का म्यांमारी नाम है, सेना को ही वहाँ पे तत्माडॉ कहते हैं दोस्तों। अब उनकी लेकिन 1948 में म्यांमार को वहाँ पे स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन उससे कुछ महीने पूर्व ही उनकी हत्या कर दी जाती है। आंग सान सू की उनको वहाँ पे श्रेय जाता है लोकतंत्र की वापसी का, म्यांमार में सैनिक तानाशाही के खिलाफ अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाने का, और लोकतंत्र की वापसी का पूरा श्रेय आंग सान सू की को ही जाता है। उन्हें 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों। तो ये तो हो गया आंग सान सू की स्थिति। अब हम लोग वहाँ पे जानते हैं कि इस जो घटना हुई है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रमुखता भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जानना आवश्यक है कि भारत के उत्तरी पूर्वी 4 राज्यों की सीमाएं बर्मा से या म्यांमार से मिलती हैं दोस्तों। कौन कौन से? तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे अगर हम प्रभाव को यहाँ पे उसका विश्लेषण करें तो 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। पहला बिंदु ये है कि म्यांमार जो है भारत के लिए एक सैनिक साजो सामान, सैन्य उपकरण के लिए बहुत बड़ा बाजार है। भारत वहाँ उस राष्ट्र के लिए सैन्य उपकरण का निर्यातक है, तो वो बहुत बड़ा खरीदार है। इसलिए वहाँ की सेना के साथ भारत के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ और बहुत ही करीबी संबंध रहे हैं। एक बात और भी है कि चाइना के साथ, चीन के साथ म्यांमार के संबंध कभी उतने अच्छे नहीं रहे दोस्तों, तो इसका लाभ हमेशा भारत ने उठाया है।
दूसरा बिंदु यह है कि म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित एक गहरा समुद्र एक बंदरगाह है जो है सिटवे पोर्ट, जिसे कहते हैं सिटवे बंदरगाह। इसे पूर्णतः भारत ने ही विकसित किया है दोस्तों। और जो सिटवे जो बंदरगाह है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने का एक सहज मार्ग है। कालादान नदी है जो मिजोरम से होकर गुजरती है और वो सिटवे बंदरगाह तक जाती है बंगाल की खाड़ी में। और उसके साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी ये सिटवे का जो बंदरगाह है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो हिंद महासागर में भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। तो उसी में अगर सिटवे बंदरगाह है, या पहले हम लोगों ने जो बांग्लादेश में चर्चा की थी जो चिट्टागोंग का बंदरगाह है, मैत्री सेतु की सहायता से जो वहां तक पहुंच है, अगर ये भारत को प्राप्त होती है तो भारत का जो हिंद महासागर में है वहां पे उसका प्रभाव बढ़ेगा और चाइना के प्रभाव को रोकने में कुछ सफलता भारत को अवश्य मिलेगी। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। अब तीसरा बिंदु ये समझें कि जो बर्मा, जो म्यांमार में जो आबादी है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो मिजो मूल का है। मिजोरम की जो एथनिसिटी है मिजो मूल है, उनकी आबादी है। तो उसके चलते मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भारत सरकार से या केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वहाँ से जो सैन्य तानाशाही से प्रताड़ित जो उनकी हिंसा, जो सैनिक तानाशाही की जो हिंसा से दुखी जो लोग हैं या उनसे ग्रस्त जो लोग हैं वो भारत में जो शरण लेना चाहते हैं उन्हें भारत में मिजोरम के रास्ते आने दिया जाए। अब अगर भारत ये अलाउ करता है वो आग्रह मानता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो सैन्य सरकार है उसके साथ भारत की सरकार के संबंध कुछ बिगड़ जाएं, कुछ उसमें खटास आ जाए। और उसी के साथ साथ आने वाले दिनों में हो सकता है ये बहुत बड़ी शरणार्थी समस्या भी हो जाए। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे भारत पे क्या प्रभाव, कैसे कैसे प्रभाव पड़ सकता है। अब आखिरी में हम जानते हैं कि आज की वहां क्या स्थिति है। तो देखिए पिछले 2 महीने से जो वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें लगभग 200-250 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं और हजारों लोगों को बंदी बनाया जा चुका है। वहाँ के जो व्यापारिक संगठन हैं उन्होंने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद करने का आह्वान किया है जिससे कि सैनिक सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाया जा सके। उसी के साथ साथ पिछले 1-2 महीने के अंदर ही वहाँ पे जो खाद्य सामग्री की कीमतें हैं, जो तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमतें हैं उसमें 30 से 35% का उछाल पहले ही आ चुका है। अब अभी जो पिछले ही दिनों कुछ वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें हुआ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर जो सैन्य सरकार है उसने लगभग 1000 वहाँ पे जो कैदी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, लोकतंत्र के समर्थन में जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो उन्हें कैदी बना लिया गया था उनको उन्होंने छोड़ा है। लेकिन अभी भी पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो ये चाहता है कि लोकतंत्र की बहाली हो, आंग सान सूकी को वापस से वहाँ पे छोड़ा जाए, उनकी सरकार को वापस से वहाँ पे उनको सत्ता सौंपी जाए। लेकिन जो वहाँ पे सैन्य सरकार है उसने 1 साल के लिए वहाँ पे इमरजेंसी की घोषणा कर रखी है और उसने कहा है कि 1 साल के बाद फिर देखेंगे कि कैसे लोकतंत्र की वहाँ बहाली करनी है। तो ये हो गया आज म्यांमार पे पूरी चर्चा। तो चलिए अब आज्ञा दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।